हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये बताने वाले हैं, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 12th क्लास से संबंधित जितने सारे एग्जाम्स हैं सभी में पूछा जाता है। 12th क्लास का जो भी फाइनल एग्जाम होता है उस एग्जाम में तो हर साल इससे 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे ताकि इस चीज का प्रॉब्लम कहीं किसी को ना हो, ध्यान रहे। तो आज का क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड resulting from the combination of 2 or more stable molecular compounds and retain its identity in the solid as well as in solution, and its properties are totally different from the constituent presents। यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है सो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और जो हमारा या तो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो जिस यहां लिखा हुआ है कि 2 और मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो जिसके कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ होता है उसके प्रॉपर्टी से ये टोटली डिफरेंट होता है। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी होता है जो जिन कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना है उससे कंप्लीटली ये डिफरेंट होता है। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, ध्यान दोगे। ये फर्स्ट यहां से लेकर के यहां तक एक फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मेरा तीसरा है, ये चौथा है। यानी ये जो कैपिटल ब्रैकेट में जो लिखा गया है इस कैपिटल ब्रैकेट वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसे हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? तो आयन बोलते हैं। यानी इसमें 3 चीज होता है, सेंट्रल एटम से लिगेंड्स जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाहर आयन्स होता है। तो इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, ध्यान दोगे। इसका एक और डिफिनेशन क्या है? ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ए सेंट्रल एटम। इसमें एक सेंट्रल एटम होता है और आयन होता है, सराउंडेड बाय नॉन मेटल एटम्स, जिसके चारों तरफ से नॉन मेटल एटम्स होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिगेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन, लास्ट में TION है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो किसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर? अभी बताए थे, जो कैपिटल ब्रैकेट के से बंद रहता है। इट इज द स्पेसीज इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट से जो बंधा हुआ रहता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका कुछ टाइप्स भी है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो सीधे से याद रखना है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है उसे हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फर्स्ट है ए कॉम्प्लेक्स कैरिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज। ए कॉम्प्लेक्स कैरिंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इज नॉन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। उसे हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
एग्जाम्पल है, देखिए ये जो है सो कैपिटल ब्रैकेट में बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है और ऊपर में प्लस चार्ज लगा हुआ है। ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है और ऊपर में प्लस लगा हुआ है। तो ये सब जो है सो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। सेम डिफिनेशन लिखना है सेकेंड वाले में, ए कॉम्प्लेक्स कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज नॉन एज कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव कर देना है और जहां कैटायनिक है वहां पर एनायनिक कर देना है। एग्जाम्पल यहां पर दिख रहा होगा आप लोग को। फिर न्यूट्रल वाले में लिखना है, ए कॉम्प्लेक्स हैव नो नेट चार्ज इज नॉन एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उसका भी एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दोगे, लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स क्या होता है वो शुरू में ही बता चुके हैं एग्जाम्पल में। ए लिगेंड इज द इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल और आयन दैट लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी लिगेंड्स क्या है, एक डोनर मॉलिक्यूल है या तो आयन है जो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स या मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो ये क्या होता है, तो जैसे कि डिफिनेशन में ही यूज किया गया है, ए लिगेंड्स इज इलेक्ट्रॉन डोनर। लिगेंड जो है सो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ध्यान दोगे, यूनिडेंटेड, तो यूनिडेंटेड क्या होता है, ध्यान दोगे, द लिगेंड्स हैव वन डोनर एटम विथ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मे बी आइदर न्यूट्रल और एनायनिक। ठीक है, जिसके पास एक ही डोनर एटम रहता है उसे हम लोग यूनिडेंटेड या तो फिर मोनोडेंटेड कहते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया गया है, न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड्स का एग्जाम्पल है जैसे कि H2O। तो ये जो H2O जो है ना, H2O के पास यहां पर हम दो ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, बट इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में 6 लॉन पेयर होता है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है। लेकिन है तो एक ही एटम ना, जिसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला एक ही एटम हो उसे हम लोग यूनिडेंटेड कहते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन है जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी होता है, तो इसमें सिर्फ इसमें भी एक ही एटम है। ठीक है, और इसी तरह से ध्यान दोगे, एनायनिक, ये सब एनायनिक है। ये तो न्यूट्रल था। ये देखो, इसमें भी ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर यहां भी है, बट ये माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज सब में लगा हुआ है। और ये सब में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसमें भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट एनायनिक है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है बाइडेंटेड, जिसे डाइडेंटेड लिगेंड्स भी हम लोग कह सकते हैं। ध्यान दोगे इसमें बाइडेंटेड में, देखो ये जो हमारा एग्जांपल, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है। ये भी नाइट्रोजन मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी इसमें 2 डोनर एटम है, इसलिए इसे हम लोग बाइडेंटेड कहते हैं। और जिसमें मोर देन 2 होता है उसे हम लोग पॉलीडेंटेड कहते हैं। अब किसी में 3 रहेगा तो ट्राइडेंटेड होगा, 4 रहेगा तो टेट्राडेंटेड होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, तो इसका डिफिनेशन लिखोगे अपने से, ए लिगेंड्स हैव मोर देन 2 डोनर एटम्स विथ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, मतलब इसमें 3 नाइट्रोजन एटम है जो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग ट्राइडेंटेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल एटम और आयन, मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है सो ध्यान दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स में मेटल या आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या होता है, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से उसे डिफाइन किया जाता है।
फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद द मेटल एटम और आयन, यानी मेटल एटम या आयन के साथ लिगेंड्स जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है उस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है, ध्यान दोगे, दो ठो एग्जांपल है AgCN2, मतलब Ag एक ही है, इसमें Cn दो ठो है, तो Cn जो है ना इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो एक Cn एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, दो Cn है तो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। इसमें CO जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, बट 5 CO है तो 5 बॉन्ड बनेगा इसके साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, तो 5 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इन आयनिक कॉम्प्लेक्स, जो आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है जो प्लस या माइनस होता है उसमें द ऑर्डर ऑफ द नेमिंग कैटायन फर्स्ट देन एनायन, पहले कैटायन को लिखते हैं उसके बाद एनायन को लिखते हैं। सेकेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज होता है, एक सेंट्रल एटम और एक लिगेंड्स, तो पहले सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं उसके बाद हम लोग लिगेंड्स का लिखते हैं। फिर अब आ जाते हैं लिगेंड्स में, लिगेंड्स का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट करते हैं, ठीक है। अब नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स, तो लिगेंड्स का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स, तो एनायनिक लिगेंड्स का नेमिंग पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे इसमें लिखा हुआ है एनायनिक लिगेंड्स के लिए एनायनिक लिगेंड्स इंडिंग विथ IDE, अगर कोई भी लिगेंड्स IDE से इंड हो रहा है, आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग IDE विथ सफिक्स O, यानी IDE को हटा करके सफिक्स क्या लिखेंगे, तो O लिखेंगे। और इसी में ध्यान दोगे अगर E से इंडिंग हो रहा है तो O लिखेंगे उसके जगह पर। सीधे से याद रखना है कि अगर कोई भी लिगेंड्स का इंड IDE से हो रहा है तो उसको हटा करके O लिखेंगे, या तो कुछ में ऐसा है कि E को हटा करके IDE को नहीं हटाएंगे, सिर्फ E को हटाएंगे और O लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब इसमें याद रखोगे एनायनिक लिगेंड्स में यहाँ पर क्लोराइड है, तो क्लोराइड में IDE है, ठीक है, सिंबल इसका Cl- है, तो क्या लिखे हैं, क्लोराइडो, मतलब E को हटा करके O लगा दिए हैं। फिर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो लिखे हैं, साइनाइड है तो साइनो लिखे हैं। देखिए यहाँ पर IDE को, इसमें IDE को हटा करके O लिखा गया है, ठीक है। ऑक्साइड है तो ऑक्सो लिखा गया है, परऑक्साइड है तो परऑक्सो लिखा गया है। इस तरह से यहाँ तक पूरा आप लोग को इतना याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है, लिगेंड्स हुज नेम इंड इन ITE, जो ITE से इंड हो रहा है और ATE से इंड हो रहा है, बिकम्स ITO या ATO। बात वही है कि E को हटा करके O लगा देना है, जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। कार्बोनेट है, इसे कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसका लास्ट में T हटा करके कार्बोनेटो कर दिए हैं। ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट हटा करके ऑक्सलेटो कर दिए हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ याद रखना है आप लोग को, ये सब ध्यान दोगे, ठीक है। अब नाइट्रो रहेगा, यहाँ पर नाइट्राइट है तो इसे नाइट्राइटो O लिखते हैं, इसका हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्रेटो N लिखते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल लिगेंड्स में आ जाते हैं, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है यहाँ पर जिसमें ध्यान दोगे आप लोग। इसमें क्या है, C5H5N है, ठीक है, जिसे हम लोग पैरेडीन बोलते हैं या तो PY कहते हैं। फिर PC6H53 है तो उसे हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन कहते हैं। उसके बाद O2 है जो डाइऑक्सीजन कहते हैं, ये रहेगा तो थायरिया बोलते हैं, इसे रहेगा तो इथेन 1,2 डाइएमीन या EN, लास्ट में EN लिखा रहेगा, ठीक है। या तो फिर डाई नाइट्रोजन बोलेंगे, ये सब याद रखना है आप लोग को। अब इसमें ध्यान दोगे
अगर कहीं भी लिगेंड्स, अगर मान लिगेंड्स के रूप में अगर H2O रहेगा तो उसे क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। NH3 रहेगा तो एमीन लिखेंगे। CS रहेगा तो थायो कार्बोनाइल लिखेंगे। ये सब याद रखना है। इस तरह से कुछ लिगेंड्स और है। ये CO रहेगा तो कार्बोनाइल लिखेंगे। NO रहेगा तो नाइट्रोसाइल लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ लिगेंड्स ये भी है। NO2 प्लस रहेगा तो नाइट्रोनियम लिखेंगे। NO प्लस रहेगा तो नाइट्रोसोनियम लिखेंगे। ये रहेगा तो हाइड्रोजीनियम लिखेंगे। इसको याद रखना है। ये सब पॉजिटिव लिगेंड्स है। इससे पहले जो ऊपर में ये सब जो बताए हैं, ये सब जो बताया गया, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है। ठीक है। अब ध्यान दोगे, सेंट्रल एटम के लिए हम बता रहे हैं, ये जो लेड है, ठीक है, अगर लेड जिस कोष्ठक से बंद रहेगा, अगर उस कोष्ठक कैटायन अगर हो, कैटायन वाले कोष्ठक में अगर ये सेंट्रल एटम का काम कर रहा है तो उसका नाम हम लोग लेड लिखेंगे। और अगर यही लेड हमारा जिस कोष्ठक से बंद हो, अगर वो कोष्ठक एनायन के रूप में हो तो उसको क्या लिखेंगे, प्लम्बेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लम्बेट लिखेंगे उसके लिए। ठीक है। अब टीन अगर पॉजिटिव में रहेगा तो टीन लिख देंगे, बट अगर यही टीन हमारा नेगेटिव कोष्ठक में रहेगा, जो कोष्ठक में बंद रहेगा उस कोष्ठक अगर नेगेटिव आयन लेके रहेगा तो उसके लिए अस्टेनेट रहेगा। आयरन अगर नेगेटिव कोष्ठक के अंदर रहेगा तो फेरेट लिखेंगे। ऐसे ही ध्यान दोगे, गोल्ड जो है अगर पॉजिटिव में रहेगा तो गोल्ड हो जाएगा, और एनायन में रहेगा तो ऑरेट होगा। सिल्वर जब नेगेटिव कोष्ठक में रहेगा तो अर्जेंटेट होगा, और कॉपर जब हमारा नेगेटिव में रहेगा तो क्यूप्रेट होगा। इसमें देखोगे, जिंक जब नेगेटिव में रहेगा तो जिंकेट होगा, कोबाल्ट जब नेगेटिव में रहेगा तो कोबाल्टेट होगा, प्लेटिनम जब नेगेटिव में रहेगा तो प्लेटिनेट होगा। ये याद रखोगे, हम कुछ एग्जाम्पल सब बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हम लिए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका हम नेमिंग कर रहे हैं। सबसे पहले Fe का 3 कंपाउंड ली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों को नेमिंग हम कैसे किए हैं। सबसे पहला चीज कि ये जो है सो न्यूट्रल है, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा। ध्यान रहे, न्यूट्रल और कैटायन का नेमिंग एक जैसा होगा। ठीक है। तो ये न्यूट्रल है तो इसमें CO5 है, तो CO का नेमिंग अभी बता चुके हैं। देखोगे उसमें CO में कितना लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, तो पेंटा हो गया। और CO का नेमिंग है कार्बोनाइल। ठीक है। CO का नेमिंग क्या है, तो कार्बोनाइल है। ठीक है। उसके बाद क्या है, Fe, तो Fe का क्या हो गया, तो आयरन हो गया। तो यहां पर जो हम नेमिंग लिख रहे हैं ना, यहां जो हम नेमिंग लिख रहे हैं वहां पर शायद थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। आगे ध्यान दोगे, वहां पर अपना करेक्शन कर लोगे। ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स और सेंट्रल एटम में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग में शायद हम ये बता दिए हैं कि पहले मेटल का नेमिंग लिखते हैं उसके बाद लिगेंड्स का लिखते हैं, वहां गलत है, वो चीज करेक्शन कर लोगे। ठीक है। होता क्या है, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। जो कोष्ठक है, ये जो कोष्ठक है ना, इस कोष्ठक में पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेटल का, सेंट्रल एटम का। अगर पहले ऐसा बता दिए होंगे कि नहीं पहले सेंट्रल एटम का लिखते हैं उसके बाद लिगेंड्स का, तो वहां करेक्शन कर लोगे। ठीक है। होता क्या है कि पहले हम लोग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे उसके बाद सेंट्रल एटम का लिखेंगे, पहले लिगेंड्स उसके बाद सेंट्रल एटम। तो लिगेंड्स यहाँ 5 है, तो पेंटा कार्बोनाइल लिख दिए, उसके बाद Fe का हम लिख दिए आयरन। ठीक है। इसके बाद वहां 0 कैसे आए अभी बताया जाएगा, ध्यान दोगे। Fe में यहां पर Cn 6 टाइम है, तो 6 है तो हेक्सा हो गया, Cn है तो साइनो हो गया। अब इसी Fe का नाम यहां पर हम आयरन लिखे थे और इसी Fe का नाम यहां पर हम फेरेट लिख रहे हैं। तो जैसा कि हम बताए हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम
अगर पॉजिटिव कोष्ठक या न्यूट्रल कोष्ठक, ये न्यूट्रल कोष्ठक है, पॉजिटिव कोष्ठक या न्यूट्रल कोष्ठक में है तो उसका नेमिंग अलग तरीके से होता है, और अगर नेगेटिव में है तो अलग तरीके से होता है, बताया गया है। यही Fe मेरा न्यूट्रल या पॉजिटिव में रहेगा तो आयरन होगा, और ये Fe जो है सो अगर नेगेटिव कोष्ठक के अंदर है तो उसको क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आया वो भी बताया जाएगा। अब अगर उसके ऊपर अगर आयन लगा हुआ है तो लास्ट में आयन लिखना है। अब इसी में सेम यही चीज है, बट ये आयन को हटा करके वहां पर K3 डाल दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे, बताया गया है कि आयन में पहले किसको लिखते हैं, तो पहले केटायन लिखते हैं, उसके बाद एनायन लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा केटायन है और ये मेरा एनायन है, तो पहले केटायन है तो केटायन का लिख दिए पोटासियम। तो आयन 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उसके डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ये के जो है सो आयन के रूप में है, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोटासियम ही लिखना है, डाई ट्राई इस पे यूज नहीं करना है। रह गया बात कोष्ठक, इस कोष्ठक में CN 6 बार है तो हेक्सासाइनो हो गया, और फिर Fe नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव है, पोटासियम जब पॉजिटिव होता है तो सीधी सी बात ये नेगेटिव ही होगा हमारा, नेगेटिव कोष्ठक में Fe है इसलिए फेरेट हो गया। यही Fe जब हमारा पॉजिटिव कोष्ठक में रहता या फिर न्यूट्रल में रहता तो क्या होता, आयरन होता। ये कहाँ से आ रहा है वो सब बताया जाएगा फिलहाल। अब इसी में ध्यान दोगे, ये नेगेटिव कोष्ठक में मेरा कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो गया इसका, और ONO का नाम बताया गया है, नाइट्रेटो लिखा गया है, 6 है इसलिए हेक्सा हो गया। ठीक है, अब इसमें आयन लगा हुआ इसलिए आयन आ गया। इसके बाद इसमें देखोगे यही कोबाल्ट मेरा, ये पहले Cl यहाँ पर नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, कोबाल्ट मेरा पॉजिटिव कोष्ठक में है, ये नेगेटिव में था इसलिए कोबाल्टेट हो गया था। बट यहाँ पर CO कोबाल्ट जो है सो पॉजिटिव में है तो सीधा कोबाल्ट लिख दिए उसका हम, ये है 6 तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट हो गया। और ये आयन है तो आयन को क्लोराइड लिखे, यहाँ पर ये आयन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को लिखने के बाद कोष्ठक को लिखे, यहाँ ये नेगेटिव है तो पहले इस कोष्ठक को लिखे उसके बाद नेगेटिव को लिखे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव है इसलिए पहले लिखे, यहाँ पर ये नेगेटिव था इसलिए बाद में लिखे। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, इसमें ये पॉजिटिव कोष्ठक में है तो पॉजिटिव कोष्ठक में है तो सीधा सा इसका सिल्वर हो जाएगा, यही सिल्वर यहाँ नेगेटिव कोष्ठक में है तो अर्जेंटेट हो गया। ठीक है, अब यही जो सिल्वर है हमारा नेगेटिव में है तो इसका क्या हो गया, अर्जेंटेट हो गया। ध्यान दोगे, इसमें एमीन 2 बार है तो डाई एमीन सिल्वर 1 आयन हो गया, क्योंकि यहाँ आयन है, पॉजिटिव रहेगा तो भी आयन, नेगेटिव रहेगा तो भी आयन। अब इसी में AgCl 2 है तो 2 है तो 2 का डाई हो गया, डाई साइनो, ये नेगेटिव कोष्ठक में था इसलिए अर्जेंटेट हो गया और 1 आयन आ गया। अब इसी में पहले ये केटायन है तो पहले केटायन लिखना है, तो केटायन मतलब के को पोटासियम लिख दिए, इसका डाई साइनो अर्जेंटेट लिख दिए और 1 लिख दिए। ठीक है, आयन कहाँ कहाँ आता है, जिसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज लगा रहता है वहां पर आयन आता है। ठीक है, और जहां पर प्लस माइनस नहीं लगा रहता है वहां आयन नहीं आता है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहां से आ रहा है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान दोगे। इसमें ध्यान दोगे, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला गया है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला गया है। ठीक है, तो ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम अगर x लेट कर लेते हैं, x, ठीक है, यहां से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम x लेट कर लेते हैं, Cn का चार्ज -1 होता है तो 6 है तो क्या आ जाएगा 6 इंटू -1 और इक्वल टू में क्या चला जाएगा तो -3। तो यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3, इसीलिए यहां पर 3 आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें ठीक है K3 है, 1 पोटासियम का चार्ज +1 होता है तो 3 पोटासियम है तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू +1 हो जाएगा। फिर Fe का निकालना है तो Fe को हम लोग x ले लेते हैं। फिर यहाँ Cn कितना है 6, तो Cn का चार्ज -1 होता है तो 6 इंटू -1, इसके बाहर में -3 लिए थे क्योंकि यहाँ -3 चार्ज लगा हुआ था, इसमें कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है तो इसमें 0 ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3 + x - 6 = 0, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 3, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या ले लिए 3 ले लिए हम। इसमें ध्यान दोगे कोबाल्ट का फाइंड करना है तो कोबाल्ट का क्या होता है तो x होता है, ले लिए प्लस। अब यहाँ से
इसका क्या होता है तो -1 होता है। क्या होता है -1। तो 6 है ना, 6 है तो 6 इंटू -1 हो जाएगा। इसका 6 इंटू -1 हो जाएगा। और इक्वल टू में यहां पर जो इसका चार्ज लगा हुआ है वो आ जाएगा -3। इसको भी सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ गया तो 3 आ गया। इसीलिए यहां पर ध्यान दोगे क्या लिखे हैं 3 लिखे हैं। सेम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो कोबाल्ट का X ले लिए, कोबाल्ट का X, इसका NH3 तो न्यूट्रल है, इसका 0 होता है तो 6 इंटू 0 हो जाएगा। 6 इंटू 0 आ गया। और एक क्लोरीन का -1 होता है, 3 क्लोरीन है तो 3 इंटू -1 आ जाएगा। और इसमें इक्वल टू में कोई कहीं चार्ज नहीं लगा हुआ है तो इसका 0 हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसलिए यहां पर क्या आ गया 3। इस तरह से यहां पर इसका ब्रैकेट में प्लस माइनस आ रहा है। तो बस सीधे से याद रखना है इसमें, इसका नेमिंग जब भी लिखना हो तो पहले केटायन उसके बाद एनायन। ठीक है, तो इसी में ध्यान दोगे। ये केटायन है तो पहले पोटासियम लिख दिए और उसके बाद कोष्टक का नाम लिखे हैं। अब इसी में ये कोष्टक है और ये एनायन है, एनायन तो पहले कोष्टक का नाम लिखे हैं उसके बाद क्लोरीन गया है। अब कोष्टक का नाम कैसे लिखते हैं, इसी कोष्टक में Fe जो है ये नेगेटिव वाले में है और ये न्यूट्रल वाले में। जब न्यूट्रल वाले में तो सीधा सा आयरन हो गया, केटायन भी रहता तो आयरन चला जाता। नेगेटिव वाले में गया तो Fe का नाम क्या हो गया है तो फेरेट हो गया। अब यहाँ CN6 है तो हेक्सासाइनोफेरेट हो गया। अब उसी प्रकार से इसमें नेगेटिव में है तो पहले लिगेंड्स लिखेंगे तो 6 लिख दिए का 6 का हेक्सा, इसका नाम होता है नाइट्राइटो लिखे। ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट नेगेटिव में है, अगर पॉजिटिव में रहता तो कोबाल्ट लिखते हैं, बट यही मेरा नेगेटिव कोष्टक के अंदर में है तो कोबाल्टेट लिख दिए। बाकी प्लस में ये जो वैल्यू जो आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप लोग ध्यान दोगे और इसको लिखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। और कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उसको आप लोग को बताया जाएगा। ध्यान दोगे, यहाँ पर सभी का नाम सामने देखोगे, इन सभी का नाम लिखना है आप लोग को। इन सब का नाम एक बार ट्राई करना है। अगर कहीं किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हो। इधर इसका नाम भी है, ध्यान दोगे। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यानी केमिस्ट्री में जो एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे हर एक साल 12th क्लास में फाइनल एग्जाम में हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस प्रकार इस चैप्टर से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और ज्यादातर नोमेनक्लेचर ही पूछा जाता है। तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ये जो क्लास है आप लोग को उम्मीद करता हूं कि बेहतर लगा होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप समय पर इसका उठा सके। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।